अब अपने देश की राजनीति के बारे में आपको बताते हैं और आज हम बीएमसी में बीजेपी की शानदार जीत को आपके लिए डिकोड करेंगे। बीएमसी चुनावों के नतीजे आज पूरे देश में ऐसे छाए हुए हैं जैसे ये मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे ना हों, बल्कि देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हों। पूरे देश में बीएमसी के चुनावों की बात हो रही है। आज बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ा खुश होगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी बीएमसी की सत्ता में आने वाली है और पहली बार उसका मेयर बीएमसी में होगा। बीएमसी में कुल मिलाकर 227 पार्षद होते हैं, जिन्हें कॉरपोरेटर कहा जाता है अंग्रेजी में, और कॉरपोरेटर ही बीएमसी के मेयर का चुनाव करते हैं और इसके लिए कम से कम 114 वोट किसी पार्टी के पास होने चाहिए। बीएमसी चुनाव के अब तक के रुझानों और नतीजों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 116 सीटें मिल रही हैं, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन 71 सीटों पर आ गया। तो अंतर बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए, बीजेपी प्लस 116 और शिवसेना और एमएनएस 71। कांग्रेस 22 सीटों पर, अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 3 सीटें और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। तो इनका तो बहुत ही बुरा हाल है। एनसीपी जो दोनों हैं, चाहे वो शरद पवार की हो और चाहे अजीत पवार की हो, दोनों को मिलाकर 4 सीटें मिल रही हैं। लेकिन इस सब के बाद बाल ठाकरे की आत्मा आज बड़ी दुखी होगी, क्योंकि बाल ठाकरे ने वर्ष 1966 में इसी मुंबई से शिवसेना को शुरू किया था, उसका गठन किया था और मुंबई उनका स्ट्रांग होल्ड था, उनका गढ़ था। फिर यह पार्टी पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और अब उनकी शिवसेना यूबीटी पूरे महाराष्ट्र से सिमटते सिमटते मुंबई में भी पिछले 30 वर्षों के बाद बीएमसी की सत्ता से पहली बार बाहर हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति अब कितनी बची है, यह आप आज देख पाएंगे। नगर निगम का चुनाव इसकी अग्नि परीक्षा थी और इसमें ये दोनों ही भाई फेल हो गए। आज मुंबई, पुणे, नासिक जैसे महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे आए हैं और 29 में से 24 नगर निगमों में बीजेपी गठबंधन को जीत मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आज के नतीजों से साफ हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सिर्फ बीजेपी का ही बोलबाला है। बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के अस्तित्व की लड़ाई थी, इसलिए 20 वर्षों के बाद दोनों भाई पहली बार मिलकर चुनाव भी लड़े, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर एक साथ नहीं आए तो इसके बाद अगला मौका नहीं मिलने वाला। ये उनका आखिरी मौका था, ये उनके लिए आखिरी रास्ता था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने ठाकरे भाइयों के इस गठबंधन को भी आज खारिज कर दिया। अब आप आज के चुनाव नतीजों के बाद की जश्न की कुछ तस्वीरें देखिए और फिर हम इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे। बीएमसी की इतनी चर्चा क्यों है? बीएमसी को इतना बड़ा क्यों माना जाता है कि पूरे देश में इसके चुनाव की चर्चा होती है? उसका बड़ा कारण है इसका सालाना बजट, जो करीब 75,000 करोड़ रुपए का है और बीएमसी का बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी का चुनाव जो जीतता है वही मुंबई का राजा होता है, वही मुंबई को भी चलाता है। आज के बीएमसी के चुनाव के नतीजे और ट्रेंड से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, मराठी अस्मिता का कार्ड इस बार नहीं चला। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गैर मराठियों के खिलाफ नफरत की राजनीति महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को पसंद नहीं आई और अब उनके कान पक चुके हैं ये सब सुनते सुनते। ये जो मराठा कार्ड बार बार खेला जाता है, बार बार लोगों की पिटाई की जाती है ये कहकर कि आपको अगर मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा में बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगा, आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां शिवसेना के कार्यकर्ता आम लोगों की पिटाई कर रहे हैं और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो सिर्फ मराठी में बात करें। तो ये जो पूरा कार्ड खेला गया मराठी अस्मिता का, अब मुंबई के ही लोग, महाराष्ट्र के ही लोग इससे थक चुके हैं और ये
आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जवाब उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे को दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ नया सोचिए। ये पुराने जमाने की बात, ये बाल ठाकरे के जमाने से जो पूरा मुद्दा चला आ रहा है, अब 2026 में कुछ नया करिए, कुछ नया सोचिए, आगे के भविष्य के बारे में सोचिए। दूसरा, महाराष्ट्र की जनता ने इस बार परिवारवाद को भी नकार दिया है। उद्धव और राज का ठाकरे कार्ड इस बार फेल हो गया। उन्होंने तस्वीरें तो बहुत लगाई ऐसी, जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत तस्वीरें उन्होंने ऐसी लगाई और ऐसी तस्वीरें जहां आप देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों ने यह कहा कि वो जो पुराना जादू था राज ठाकरे का और वो जो जमाना था बाल ठाकरे का, जब बाल ठाकरे के एक तरफ राज ठाकरे खड़े हुआ करते थे, दूसरी तरफ राज ठाकरे खड़े होते थे, और ये जो तस्वीर है ये लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन वो जमाना अब गया और आज बाल ठाकरे की आत्मा बहुत दुखी होगी कि उन्होंने जिस पार्टी को इतना बड़ा बनाया वो पार्टी आज किस स्थिति में आ गई है। तीसरी बात, विरासत की राजनीति का दौर भी अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत की राजनीति कर रहे थे, जिसमें उनका अपना योगदान कुछ नहीं था। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने विरासत की दुकान पर ताला लगा दिया है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो लगभग और सिद्ध हो चुका है। और जिस तरह से राहुल जी ने उसको तमाम देश के सामने लाने का प्रयास किया, कोशिश की, और आज सभी देशवासियों के अंदर एक शंका है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है, और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। अब देखिए, बीजेपी के लिए मुंबई में अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी मुंबई वालों को अब सिंगल इंजन नहीं, डबल इंजन नहीं, बल्कि ट्रिपल इंजन की बीजेपी की सरकार मिलेगी, क्योंकि अब हर स्तर पर बीजेपी ऊपर है। आप देखिए, लोकसभा, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद अब म्यूनिसिपैलिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी बीजेपी की, जबकि ठाकरे भाइयों के लिए ये हार की हैट्रिक है। पहले वो लोकसभा का चुनाव हारे, फिर विधानसभा का चुनाव हारे, और अब नगर निगम के चुनाव में दोनों भाइयों की हार ने यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के लिए अब कोई खास जगह बची ही नहीं है। तो लोकसभा सबसे ऊपर, फिर विधानसभा, और जो बीएमसी की जो राजनीति होती है, यानी जो सबसे निचले स्तर की जो राजनीति होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये असल में जमीन की राजनीति है, गली गली मोहल्ले की राजनीति है। तो पहले कहा जाता था कि शिवसेना भले ही लोकसभा हार जाए, विधानसभा में थोड़ी दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन जो गली मोहल्लों की जो राजनीति होती है, उस राजनीति में आज भी शिवसेना से ऊपर कोई नहीं है।
ऐसा कहा जाता था। उद्धव ठाकरे उसे अपना एक स्ट्रांग होल्ड मानते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो सबसे निचले स्तर की जो राजनीति होती है, जो वाकई महाराष्ट्र के और मुंबई के जो लोकल इश्यूज से जुड़ी हुई जो राजनीति होती है, उसमें भी शिवसेना बाहर हो गई। कांग्रेस और एनसीपी जैसे विपक्षी नेताओं के लिए भी नगर निगम का चुनाव एक बड़ा सबक है, क्योंकि महाराष्ट्र की ये विपक्षी पार्टियां भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही हार चुकी हैं और अब नगर निगम के चुनाव में भी ये पार्टियां हार रही हैं। इस बार कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो भी काफी खराब है। अब बहुत सारे लोग असल में बीएमसी में हार के लिए भी राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि सीधे तौर पर ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी तो नहीं बनती, उन्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं के दम पर लड़ा जाता है और कांग्रेस के पास अब ना तो राज्य स्तर के नेता बचे हैं और ना ही स्थानीय नेता बचे हैं। कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता था ही नहीं इन चुनावों में जो पार्टी को यहां पर जिता सके। लेकिन स्थानीय नेताओं को ग्रूम करने की जिम्मेदारी, स्थानीय नेताओं को प्रमोट करने की जिम्मेदारी, उन्हें चुनने की जो जिम्मेदारी है वो किसी भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की होती है और राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल चूक गए। उन्होंने अपने पार्टी में महाराष्ट्र में इस स्तर के किसी भी नेता को इतना बड़ा नहीं बनाया और ना ही उन्होंने सही नेताओं का चुनाव किया जो उन्हें पार्टी में, जो उनकी पार्टी को यहां पर जिता सके। आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पर आज रसमलाई ट्रेंड कर रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई को रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाया था। उनकी वो बात एक बार फिर से आज मैं दोहरा रहा हूं, देखिए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। आज ये जो बयान है हमने आपको कई बार दिखा दिया राज ठाकरे का, इसलिए क्योंकि उनका अपना ही बयान राज ठाकरे के कानों में आज गूंज रहा होगा, इसी तरीके से रिपीट मोड में, कि उन्होंने अन्नामलाई के लिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है और आज इसीलिए रसमलाई ट्रेंड कर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने राज ठाकरे को वाकई रसमलाई खिला दी। इससे ये सीख मिलती है कि नेताओं को अपने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हारने के बाद उन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके इन नेताओं का मजाक भी उड़ाया जाता है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 29 में से 24 नगर निगमों में एक उम्मीदवार भी नहीं जीता है। तो ये बात साबित करती है कि राज ठाकरे रैली तो बहुत अच्छी करते हैं, लोग उन्हें सुनने के लिए भी आ जाते हैं, शायद उन्हें लगता होगा कि बड़ी मनोरंजक बातें वो करते हैं, भाषण देना भी वो जानते हैं, आक्रामक रुख अगर देखना हो वो भी वो दिखाते हैं। यानी रैली की अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उनका, जहां यहां पर भी आप देख सकते हैं। बट आप यकीन करेंगे कि इतने सारे लोग उनको सुनने के लिए आए लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया। इसलिए ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए आ रहे हैं और राज ठाकरे जो है वो रसमलाई टाइप के जो सस्ते बयान होते हैं वो इस प्रकार के बयान देते हैं जो मीडिया में हेडलाइन बन जाते हैं, लोग उन पर ताली बजाते हैं, लेकिन वोट के नाम पर एक बार फिर से 0-0। ये नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डी कोड की डाक दिखाएंगे जिसमें हमारे दर्शकों ने हमें कुछ चिट्ठियां लिखी हैं। ये चिट्ठियां आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। देखिए, 2 चिट्ठी बड़ी खास स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों ही चिट्ठियां हमारे दर्शकों ने हाथ से लिखकर भेजी। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ से आपको कुछ लिखकर भेजता है तो ये उसके प्यार का प्रतीक होता है। आज के ज़माने में जब लोग
व्हाट्सएप पर सिर्फ इमोजी भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं बचा है। ऐसे समय में अगर लोग इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां अगर भेजते हैं तो इससे आप समझिए कि ये देखिए कि दर्शक डिकोड को कितना प्यार करते हैं। ये चिट्ठियां जो हैं मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस ब्रेक के बाद।